हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली वाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में टोटल 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 वो होता है जिसमें आपने मास्टर्स किया होता है और इसी के बेसिस पे नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल किया होता है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे किसी का पेपर 2 कुछ भी हो। तो पेपर 1 की ही प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप लोगों को कंप्लीट करवा रही हूँ। ये है प्रीवियस ईयर दिसंबर 2018 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे उसके पार्ट 1 और साथ ही साथ और भी प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा दो स्टेटमेंट है जो कभी ट्रू नहीं हो सकता है एक साथ, लेकिन गलत हो सकता है। यानी कि एक साथ सही तो नहीं हो सकता, लेकिन एक साथ गलत जरूर हो सकता है। तो इसमें से कौन सा ये दो स्टेटमेंट है? तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे होता है ऑल, यहाँ पे होता है ऑल नॉट, यहाँ पे होता है सम पॉजिटिव में, और यहाँ होता है सम नॉट। तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा दो स्टेटमेंट है जो साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकता है? तो देखिए, जब भी ऑल करेक्ट होता है ना, तो सम जरूर करेक्ट होता है। यानी कि ये दो ऐसे स्टेटमेंट है जो आपस में हमेशा ट्रू होते हैं। और ये भी, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप ऐसे कौन से दो स्टेटमेंट है जो आपस में ट्रू कभी नहीं होते? तो देखिए, ये ऑल और ऑल नॉट आपस में कभी करेक्ट हो सकता है क्या कि सारे बर्ड्स मैमल्स है और सारे बर्ड्स मैमल्स नहीं है? नहीं ना हो सकता है, दोनों आपस में कभी नहीं करेक्ट हो सकता है। तो इसमें ऑल कहाँ है? ये रहा ऑल बैट्स आर मैमल्स एंड नो बैट्स आर मैमल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए और डी है। बाकी ये सम बैट्स आर मैमल, हो सकता है कि कुछ बैट मैमल है और कुछ बैट मैमल नहीं है, जैसा कि स्टेटमेंट नंबर 3 में बता रहा है। ये दोनों आपस में करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में करेक्ट कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है कि ये किस रीजनिंग पे बेस्ड स्टेटमेंट है ये वाला। तो देखिए, ये स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड दिखेगा। कौन सा वर्ड? लाइक। मैंने पहले भी बताया है, जब भी किसी चीज में कंपैरिजन की बात होती है तो वो कौन सा रीजनिंग होता है? एनालॉजिकल रीजनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनालॉजिकल। इसमें दो चीजों का एक साथ क्या होता है? कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। नेक्स्ट, हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि प्राइमरी बेसिस क्या है इंटरपर्सनल जो भी पावर के रिलेशन होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में। सबसे पहली बात कि इंटरपर्सनल होता क्या है कम्युनिकेशन के अंदर? जब दो लोग आपस में बातें करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम में भी तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि एक टीचर क्या करते हैं? अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स को देते हैं, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जब भी उन्हें डाउट होता है वो इस टीचर से पूछते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्हें भी अगर कोई नॉलेज हो तो वो शेयर करते हैं। तो यहाँ क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो इसका बेसिस क्या होता है, यानी कि प्राइमरी बेसिस क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोएर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, रेफरेंट पावर और रिक्रिएशनल पावर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फोर्थ स्टेट है? फोर्थ स्टेट कौन होता है? मीडिया। और किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी को अगर सही ढंग से चलाना है तो मीडिया वहां पे कैसा रोल प्ले करता है? फोर्थ स्टेट का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर यदि आइकॉनिक प्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या इंक्लूड करेगा? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आइकॉनिक प्रोडक्शन होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स। नेक्स्ट, हमें ये एस्टिमेट लगाना है कि अगर एक स्टूडेंट कुछ कह रहा है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमें कितना ज्यादा आइडिया हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। अब यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, या बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल क्या होता है? जो वर्ड्स स्टूडेंट यूज करते हैं। तो देखिए, हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कितना नॉलेज मिलता है? 70%। यानी कि कोई भी अगर कुछ कह रहा है तो 70% बातें हमें कैसे समझ में आ जाती है? नॉन वर्बल।
अब देखिए, आपको कोई अगर कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का है कि वो आपको बोल के एहसान कर रहा है आपके ऊपर कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या मानेंगे कि आप उस व्यक्ति के नजर में अच्छे हैं या बुरे हैं? ऑफ कोर्स आप फेशियल एक्सप्रेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वर्ड्स के कंपैरिजन में। इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना बहुत ज्यादा नॉलेज हमें देता है। बाकी का 23% नॉलेज हमें क्या चीज से मिलता है? वॉइस के टोन से, यानी कि कोई बोल रहा है तो उसका बोलने का जो टोन है वो कैसा है। और बाकी बचा कितना? मात्र 7%। इस 7% को हम लोग वर्ड्स से जान पाते हैं, वर्ड्स के थ्रू, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए नॉन वर्बल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन कंपैरिजन टू वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नवंबर। नेक्स्ट, अगर हम कंपैरिजन करें यानी कि तुलना करें किसका? सेकेंडरी स्टोरेज का किससे? प्राइमरी स्टोरेज से। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होगा सेकेंडरी की तुलना में? देखिए प्राइमरी स्टोरेज जो है ना, ये फास्ट होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन इसमें स्टोरेज बहुत कम होता है, लेस स्टोरेज कह सकते हैं, लेस स्टोरेज। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये फास्ट और एक्सपेंसिव के बेसिस पे दिए गए हैं। तो प्राइमरी वाला क्या होता है स्टोरेज? सेकेंडरी की तुलना में फास्ट और ज्यादा एक्सपेंसिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट एंड मोर एक्सपेंसिव। और ये आगे और भी याद रखिएगा कि लेस स्टोरेज होता है, टाइम बहुत कम लेता है किसी चीज को स्टोर करने में, प्राइमरी स्टोरेज। इसके बेसिस पे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट की गई थी, चेयरमैनशिप किसकी थी उसके अंदर? तो एएल मुडालियर। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ मुडालियर। ओके, तो एएल मुडालियर के चेयरमैनशिप के अंदर जो अपॉइंटमेंट किया गया था एजुकेशन कमीशन का, वो कब किया गया था? तो 1952 में। नेक्स्ट, अगर हम लोग कंटिन्यू क्या करें? पेड़ को कट करते रहें, ट्रीज को कट करते रहें लंबे समय तक, तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? और किस रीजन में ट्रीज को कट किया जा रहा है? तो एक रेन फॉरेस्ट एरियाज में। तो क्या होगा वहां पे? सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है बहुत तेजी से होने लगेगा। बाकी आप लोग अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.delhibyte.in पे विजिट करके, जहाँ पे यूजीसी नेट जीआरएफ से रिलेटेड सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर मौजूद है, जिसे सॉल्व करके आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं और अपने आप को एग्जाम रेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग डेली बाइट की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप के रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में, यूजीसी नेट जीआरएफ वाले प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर वाला वीडियो इसके रिगार्डिंग होगा कि मेंबरशिप क्या है, उसकी क्या प्राइस है, इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे और आपकी प्रिपरेशन कैसी कराई जाएगी जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो यदि आप लोग डेली बाइट की पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। नेक्स्ट, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट जो होता है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, जबकि रीजन क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट जो होते हैं ना, एक दूसरे के बहुत विपरीत होते हैं, बहुत ही अपोजिट होते हैं, जबकि दोनों सेम स्पेक्ट्रम के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर्स में जो फायर वॉल होते हैं, ये फायरवॉल क्या चीज से प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे कंप्यूटर को। तो कोई भी अनऑथराइज्ड अटैक अगर होगा ना हमारे कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो उससे प्रोटेक्ट करता है ये फायरवॉल। नेक्स्ट, वॉशिंगटन अकॉर्ड, जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इंजीनियरिंग एक्रेडिशन बॉडीज के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया जो होगा उसके तरफ से कौन रिप्रेजेंटेशन करेगा इसमें, इंजीनियरिंग एक्रेडिशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन। नेक्स्ट, अभी रिसेंट स्टडीज क्या बता रही है कि जो रिवर गंगा है वो बहुत ही साफ नहीं है और आगे भी बहुत गंदी होते चली जा रही है। इसके पीछे इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो देखिए, हमें ये तो जरूर पता होता है कि गंगा के क्लीन नहीं होने के पीछे क्या रीजन है, लेकिन यहाँ एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछा गया है कि कौन सा रीजन नहीं होगा। तो देखिए,
सैवेज यानी कि जो गंदगी है, या क्लाइमेट चेंज, या फिर फ्लो बहुत थिन होते जा रही है, या फिर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स का हो रहा है उसका फेल होना। तो क्या ऐसा है जो रीजन नहीं है गंगा के इम्प्योर होने के पीछे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का कहीं से कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी एजुकेशन पॉलिसी थी जो कि 10+2+3 पे वर्क कर रही थी? 10 यानी कि मैट्रिक तक की जो पढ़ाई होती है हमारी 10 तक की, देन +2 यानी कि इंटरमीडिएटरी, एंड देन ग्रेजुएशन। तो इस टाइप की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो किसमें आई थी? सिन्हा कमिटी में, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के थ्रू, कोठारी कमीशन के थ्रू, या एनपीई 1986? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के थ्रू 10+2+3 की पॉलिसी आई थी। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा जो है ये क्या है? तो ये सभी क्या है? ब्राउजर्स हैं। तो देखिए एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन है? 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, क्या ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर ब्राउजर्स हैं, या फिर सर्च इंजन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल ही गया कि मोजिला फायरफॉक्स या ओपेरा ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सभी क्या है? ब्राउजर्स है। नेक्स्ट, सीम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट, इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो स्टेटमेंट्स को आप लोग रीड कर लीजिए पॉज करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि द रेडिएशनल रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एल्बेडो, एंड द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग द हीट बैलेंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, IDWSSD यानी कि इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड कब ऑब्जर्व किया गया? डिकेड, डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल का गैप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1981 से 1990 जो 10 साल का गैप है, इस 10 साल को हम लोग क्या ऑब्जर्व करके मनाते हैं? इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो लॉन्च किया गया था डेवलपमेंट करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं दिल्ली बाइट नूपुर। मैं आप लोगों को वहां पे मिल जाऊंगी और आप लोग वहां मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। और साथ ही साथ आप लोग दिल्ली बाइट एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट हो सकते हैं, जिसमें कोई भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट हो उससे सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग यदि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो दिल्ली बाइट को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस फॉर updates and queries on these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.